अब अगला दोस्तों, निरक्षीय स्थिति के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अ, परिमाण निकालना है। ठीक है ना, वैल्यू निकालिए अपन को। किस स्थिति के लिए? निरक्षीय स्थिति के लिए। अब निरक्षीय स्थिति को करने के भी दो तरीके हैं, एक तो घटक के द्वारा और एक समांतर चतुर्भुज के नियम द्वारा। घटक द्वारा और एक समांतर चतुर्भुज के नियम द्वारा। ठीक है, एक घटक द्वारा और एक समांतर चतुर्भुज के नियम द्वारा, दोनों से बता दूंगा मैं। तो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। इधर भी किसी को भी मान लो, ठीक है ना। इधर मैं माइनस क्यू ले लेता हूं, इधर प्लस क्यू ले लेता हूं। इधर मैं ए बिंदु ले लेता हूं, इधर इसको बी बिंदु ले लेता हूं। इन दोनों को मिलाने वाली रेखा, इनके बीच में मिड पॉइंट, यहां से ये ओ से इसकी दूरी, ए की दूरी एल, ओ से बी की दूरी एल, टोटल 2l। ठीक है ना, शायद डायग्राम थोड़ा छोटा हो जाएगा। ठीक है, इसके लंबवत किसी भी इस रेखा, इसके लंबवत किसके? इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के, ए और बी को मिलाने वाली रेखा के लंबवत मैंने एक रेखा खींची। इस रेखा के किसी भी बिंदु पर मुझे विद्युत क्षेत्र की क्या निकालनी है? तीव्रता निकालनी है। अब देखो, इसके कारण यहाँ पे अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए क्या करते हैं? यहाँ पे इकाई धनावेश रखा हुआ मानते हैं। कैसे मानते हैं? इकाई धनावेश रखा हुआ है, रख दिया। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होगा? रिपल्शन, अर्थात ये इसको क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। तो किसने प्रतिकर्षित किया? बी ने प्रतिकर्षित किया इस डायरेक्शन में। अब ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये अपनी ओर आकर्षित करेगा। नेगेटिव पॉजिटिव क्या होते हैं? आकर्षित करते हैं। ये इस डायरेक्शन में इसको आकर्षित करेगा। ठीक है, अब सॉरी ई ए होगा नहीं, अब ई ए आ गया, ई बी आ गया। ठीक है ना, ई बी का प्रभाव इस डायरेक्शन में, ई ए का प्रभाव इस डायरेक्शन में। अब इसको करने के दो तरीके, या तो घटक द्वारा करो या समांतर चतुर्भुज के द्वारा करो। दोनों एक ही जगह पे पहुंचेंगे, दोनों से आंसर आएगा सेम। अब घटक के द्वारा कैसे करते हैं? घटक के द्वारा करने से पहले आपको कुछ चीजें जाननी पड़ेगी। क्या नाम से, यहां से यहां तक की दूरी अपन को लेनी है आर। माना कि मूल बिंदु, सारे कैलकुलेशन मूल बिंदु से थी। मूल बिंदु या फिर मध्य बिंदु से, मूल बिंदु नहीं, मध्य बिंदु से आर दूरी पर, निरक्षीय स्थिति की आर दूरी पर, ठीक है ना, मध्य बिंदु से निरक्षीय स्थिति की आर दूरी पर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो ये आर हो गया, ये एल हो गया, ये एल हो गया, इनके बीच में 90 डिग्री 90 डिग्री, दोनों साइड 90 डिग्री है। तो ये कर्ण हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। ठीक है ना, ये भी एल है, ये भी एल है, ये भी आर है। तो ये दोनों दूरियां क्या होगी? बराबर होगी। कितनी होगी? और ये होगी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कई बार यहाँ पे एक्स भी ले लिया जाता है, कोई टेंशन मत लेना। तो ये एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर हो जाएगी। तो अभी आर ले रहा हूं तो ये आर स्क्वायर एल स्क्वायर, कर्ण से निकालते पाइथागोरस थ्योरम से। तो ये वाली भुजा भी कितनी हो जाएगी? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, अर्थात ये दोनों मान में क्या होंगे? समान होंगे। ठीक है ना, दोनों भुजाएं बराबर होगी। तो यहाँ पे जो ई ए और ई बी का परिमाण भी क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, क्योंकि आवेश तो सेम है ही, बस चिन्हों का अंतर है। आवेश का परिमाण सेम है और दूरियां भी क्या होगी? सेम। तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों के लिए सेम निकल के आएगी। तो सबसे पहले घटक के द्वारा करते हैं। किसके द्वारा करते हैं? घटक के द्वारा। मैं मानता हूं ये एंगल कितना है? थीटा है। ऑब्वियस सी बात है, ये भी कितना होगा? थीटा, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है, तो इनके आमने सामने के कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। ये वाला कोण इसके बराबर है। ठीक है, ये थीटा है। अब इन दोनों का जो परिणामी आएगा, घटक के द्वारा निकालो या समांतर चतुर्भुज के द्वारा निकालो, इन दोनों का जो परिणामी आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा। तो सबसे पहले घटक से सोल्व कर लेते हैं। ठीक है ना, घटक से सोल्व करते हैं। तो घटक लेते हैं, y इसका ई बी वाले का घटक लूंगा, y डायरेक्शन में कितना आएगा? ये हो जाएगा। ये एंगल कितना होगा? ये एंगल मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैं x डायरेक्शन का घटक लेता हूं तो ये एंगल मुझे पता रहेगा। ये एंगल कितना होगा? थीटा, क्योंकि ये वाला घटक है, इस वाली लाइन के इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के समांतर है।
तो ये पूरी रेखा सेम जा रही है, तो ये वाली जो पूरी रेखा है बी से जा रही है वो इस वाली और इस वाली को काट रही है, और ये दोनों क्या समांतर है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे, ये थीटा हो जाएगा। तो ये वाला घटक कितना हो जाएगा, ई साइन थीटा, जिसके साथ एंगल होता है वो ई कोस थीटा। ठीक है, सेम टू सेम इसमें ये एक्स डायरेक्शन का घटक, ये वाई डायरेक्शन का घटक। तो एक्स डायरेक्शन में ये एंगल थीटा है, तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा एकांतर कोण इसे बोलते हैं। तो थीटा के साथ में जो घटक होता है वो कोस थीटा होता है, और बचा हुआ ई साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है ना, ये ई बी, ये ई बी। ठीक है, घटक हो गए, घटक ले लिए हैं। अब सबसे पहले ई ए और ई बी के परिमाण देख लेते हैं। तो ई ए का जो परिमाण है वो कितना है, के क्यू बाई, दूरी ली जाती है, दूरी का वर्ग होता है, तो दूरी कितनी है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो कितनी हो जाएगी, के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ईबी का निकालते हैं, ईबी का के क्यू बाई अंडर रूट, वही ये ईबी का दूरी है कितनी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये भी के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अर्थात मैं कह सकता हूं इस आधार पे ये दोनों क्या है, समान है। ई ए और ई बी का परिमाण क्या है, समान है, इसको ई लिख सकता हूं मैं। तो आप देखेंगे ई ए और ई बी दोनों समान है, तो ये वाला ये घटक है और ये ऊपर वाला जो घटक है ये दोनों क्या है, समान है। ई ए साइन थीटा, ये भी ई बी साइन थीटा, और ई ए और ई बी का मान क्या है, सेम है, लेकिन ये दोनों क्या है, विपरीत दिशा में। समान घटक परंतु विपरीत दिशा में, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो मैं लिख सकता हूं अतः ऊर्ध्वाधर या y दिशा के घटक ई बी घटक y दिशा में ऐसे लिख देते, घटकों का योग 0 होगा, क्योंकि ई ए बराबर ई बी है, परंतु दोनों विपरीत दिशा में है। किसमें है, विपरीत दिशा में है। ठीक है, तो y डायरेक्शन के कैंसिल, अब बचते x डायरेक्शन का, ये ई बी कोस थीटा और ई ए कोस थीटा। क्षैतिज दिशा के घटक या घटकों के लिए वो ई नेट बचेगा, तो क्षैतिज दिशा में ई नेट निकल के आएगा, कितना आएगा, ई ए कोस थीटा प्लस ई बी कोस थीटा। चूंकि ई ए और ई बी क्या है, बराबर, ई मान लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 2e कोस थीटा। ई नेट कितना निकल के आएगा, 2e कोस थीटा, और ई का मान कितना है, ये रहा, तो लिख देंगे 2 के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है ना, अब कोस थीटा का मान क्या रखेंगे, बताइए। ये है थीटा, कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। अनुपात में देखेंगे तो कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है इस ट्रायंगल के हिसाब से, आधार है एल, और कर्ण कितना है, अंडर रूट का आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। आधार है एल, कर्ण है अंडर रूट का आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है ना, या फिर इसको लिख सकते हैं इसकी पावर 1/2 अंडर रूट की जगह। तो यहाँ पे आ जाएगा कोस थीटा की जगह सर एल बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2।
ये इसकी पावर 1, इसकी पावर 1/2, टोटल कितना हो जाएगा 2 KQL डिवाइडेड बाई इसकी पावर 1, इसकी पावर 1/2, एक और आधा 1.5 होता है तो 1.5 को 3/2 बोलते हैं, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। और आपको पता है 2QL या Q2L कितना होता है, P होता है, तो KP डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है। अब लेते हैं यहाँ पे आदर्श द्विध्रुव की कंडीशन। क्या लेते हैं, आदर्श द्विध्रुव की कंडीशन। आदर्श द्विध्रुव में क्या कंडीशन होती है कि एल छोटा होता है आर से, बहुत छोटी मतलब बहुत छोटे आकार का क्या होता है, द्विध्रुव होता है, तो क्या नाम से एल छोटा होगा आर से, और जब इसका स्क्वायर करूंगा तो वो और ज्यादा छोटा हो जाएगा आर स्क्वायर से, तो आर स्क्वायर यहाँ पे प्लस है ना, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कर रहे हो उसके ठीक है ना, तो यहाँ पे एल स्क्वायर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये लमसम ही आर स्क्वायर के बराबर ही होगा। तो इस आधार पे मैं फाइनल फॉर्मूला लिख सकता हूँ ई नेट का, कितना हो जाएगा के पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की जगह क्या लिखू दूं, आर स्क्वायर लिख दूं, इसकी पावर कितनी थी 3/2, 2 से 2 गया, पावर कितनी रहेगी 3, के पी बाई आर क्यूब। हेंस विषुवतीय स्थिति के लिए या फिर आपकी निरक्षीय स्थिति के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी निकल के आती है, केपी बाई आर क्यूब। यहाँ पे भी आपका जो विद्युत क्षेत्र है द्विध्रुव के कारण वो क्या है, दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती है। क्या है, दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती, अर्थात फाइनल जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होगी। अगर मैं मान के चलूं जो आर दूरी है वो अक्षीय और निरक्षीय के लिए समान है, आर दूरी क्या है, अक्षीय और निरक्षीय के लिए समान है। अक्षीय के लिए क्या मतलब आर दोनों में सेम, दोनों कंडीशन में सेम ले रहा हूं, सेम मान ले रहा हूं, तो अक्षीय के लिए कितना आ रहा था, ई अक्षीय 2kp बाई आर क्यूब, निरक्षीय के लिए कितना आ रहा है kp बाई आर क्यूब। तो अक्षीय क्या है, निरक्षीय का दुगना है, तो मैं लिख सकता हूं ई अक्षीय 2, ये kp बाई आर क्यूब की जगह लिख दूं ई निरक्षीय, ई निरक्षीय। तो ये याद रखना, ये कंडीशन तभी वैलिड है जब आर का मान दोनों के लिए सेम हो, ठीक है ना। हर जगह मत लगाते रहना, स्पेशली बोला गया हो कि भाई साहब बराबर दूरी के लिए क्या होगा, तो अक्षय का जो मान होगा निरक्षय का दुगना होगा। और इसमें देखेंगे आपके जो विद्युत क्षेत्र और द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा है वो किधर होगी, द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है नेगेटिव से पॉजिटिव होती है, किधर होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। द्विध्रुव तो आपका इधर जा रहा है, लेकिन यहाँ पे विद्युत क्षेत्र का जो अल्टीमेट मान है वो इधर की साइड में जा रहा है, ठीक है, किधर जा रहा है, इधर की साइड में जा रहा है अल्टीमेट मान जो है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे विषुवतीय के लिए एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र, लेकिन अक्षीय में समान होते हैं, ठीक है, क्लियर। ये आ गया आपका घटक से। अब अपन करेंगे निरक्षीय स्थिति को समांतर चतुर्भुज के नियम से। समांतर चतुर्भुज के नियम से सोल्व करेंगे। हमने घटक से सोल्व कर लिया था, दो घटक मतलब दो डायरेक्शन में घटक लेंगे, y और x में, दोनों के y वाले कैंसिल हो जाएंगे, x वाला बचेगा इस डायरेक्शन में। 2e cos थीटा 2 2e cos थीटा हो जाएगा। फिर आगे फर्दर सोल्व कर लेंगे, e का मान रखे और cos थीटा का मान रखे, आंसर आ जाएगा kp बाई आर क्यूब, लास्ट में बचेगा आदर्श द्विध्रुव के अनुसार, ठीक है। अब इसमें करते समांतर चतुर्भुज के नियम के द्वारा। समांतर चतुर्भुज का नियम, टेल से टेल मिलती है तो इन दोनों का जो परिणामी होगा ई नेट वो इस डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, तो इन दोनों का परिणामी इस डायरेक्शन में जाएगा। क्योंकि हम दोनों को पता है इन दोनों का परिमाण क्या है, ई और ई का परिमाण सेम है, क्या है, सेम है। कितना निकल के आया था, के क्यू बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, दूरी का स्क्वायर, दूरी कितनी थी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है भाई साहब।
दोनों का सेम आ गया था। अब मुद्दा है अपन को समांतर चतुर्भुज के नियम से इसको सोल्व करना है। तो समांतर चतुर्भुज के नियम से क्या होता है, ई नेट जो निकलेगा आपका निकलेगा ई ए प्लस ई बी से, अर्थात इनका सबसे पहले परिणामी निकालना पड़ेगा, फिर परिणामी को डायरेक्शन दे दोगे तो अल्टीमेट ई नेट वेक्टर निकल के आ जाएगा। तो सबसे पहले इनका परिणामी निकालना पड़ेगा, परिणामी का परिणाम निकालना पड़ेगा। तो ई नेट का जो परिमाण है वो हो जाएगा अंडर रूट, कितना हो जाएगा, अंडर रूट, ये दोनों का परिमाण सेम है तो इसको ई मान लेता हूं। तो ये ई ए स्क्वायर प्लस ई बी स्क्वायर प्लस 2 ए ई बी कोस थीटा, ठीक है ना। अब इन दोनों कोस थीटा, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, देखो अपन ने लास्ट में अभी सोल्व किया था, ये एकांतर कोण हो गया, ये थीटा है, ये इधर जा रहा है, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा, ये दोनों क्या होंगी, समांतर होगी, और समांतर रेखाओं को ये वाली रेखा काट रही है तो ये वाला थीटा और ये वाली भी क्या हो जाएगा, थीटा। ये दोनों एंगल कितना हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, ठीक है ना। तो थीटा प्लस थीटा यहाँ पे कितना होगा, 2 थीटा। यहाँ पे क्या लिया जाता है, दो सदिशों के बीच का एंगल, ठीक है ना, फॉर्मूला में थीटा लिया जाता है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे अभी कितना है, 2 थीटा, तो 2 थीटा ही आएगा, जितना होता है एंगल उतना आ जाता है। अल्फा होता तो अल्फा लेते तो अल्फा आता, 2 अल्फा होगा तो 2 अल्फा होगा, ठीक है। ई ए और ई बी का परिमाण सेम है तो इसको लिख सकता हूं मैं ई ए स्क्वायर प्लस ई बी स्क्वायर 2 ई स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2 ई स्क्वायर कोस 2 थीटा, कितना हो जाएगा, 2 ई स्क्वायर प्लस 2 ई स्क्वायर कोस 2 थीटा। अब यहाँ पे क्या करो, अब भैया 2 ई स्क्वायर को ले लो कॉमन, क्या ले लो कॉमन, यहाँ पे बचेगा 1 प्लस कोस 2 थीटा, कितना बचेगा, 1 प्लस कोस 2 थीटा, और 1 प्लस कोस 2 थीटा कितना होता है, ये होता है आपका, हाँ इसको सोल्व करेंगे, 1 प्लस कोस 2 थीटा कितना हो जाएगा, 2 ई स्क्वायर का 2 ई स्क्वायर इन दो, ये हो जाएगा आपका 2 कोस स्क्वायर थीटा, अर्थात 2 थीटा का आधा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया। अब सोल्व करते हैं, 2 2 4, 4 का अंडर रूट करोगे तो 2 बार आ जाएगा, और ई स्क्वायर का ई हो जाएगा, अंडर रूट करने पे कोस स्क्वायर थीटा का कोस थीटा आ जाएगा, वही का वही आ गया जो घटक से आया था, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं, 2 का मान 2 और ई का मान कितना है, के क्यू बाई अंडर रूट, या फिर इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1, ठीक है ना। और कोस थीटा का मान कितना था, लंब बटा कर्ण, सॉरी आधार बटा कर्ण, आधार एल है, कर्ण ये है, आधार एल है, कर्ण ये इसका अंडर रूट है, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 1/2, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1/2, कितना हो गया 3/2, 2 के क्यू एल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2, पावर 3/2, 2 क्यू एल कितना होता है, पी होता है, तो इसको लिख सकता हूँ 2 के पी, सॉरी के पी डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। फिर वही आदर्श द्विध्रुव की कंडीशन कि भाई साहब आर स्क्वायर का मान एल स्क्वायर से काफी ज्यादा होता है तो एल स्क्वायर को नगण्य मान लेंगे, आर स्क्वायर इज वेरी 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 ग्रेटर देन एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर को नगण्य मान लेंगे, तो के पी बाई आर स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 गया तो आपके पास बचा के पी बाई आर की पावर 3, वही रिजल्ट आ गया। समांतर चतुर्भुज के नियम से समांतर चतुर्भुज में ये फॉर्मूला लगना है और इम्पोर्टेंट इसका फॉर्मूला हो जाएगा जो कि ये होता है, ये याद करना पड़ेगा, बाकी तो वही सब समझ, ठीक है। इसमें भी वही रिजल्ट कि द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। इसमें विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, इसमें द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा इधर है, एक दूसरे के क्या है, अपोजिट। प्रैक्टिस करें आप, ठीक है। ये निरक्षीय स्थिति से हो गया। राधे राधे, बाय बाय।